1 + 1 का कितना होगा 2 और लिमिट कहां जा रही है 0 से लेके x तक जा रही है। समझ आएगी यहां तक की बात आपको? कोई दिक्कत नहीं है सर। 1 पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 + 1 डिवाइडेड बाय सुम कितना होगा 1 + 1 तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होगा 2 w की जगह ये तो w आ जाएगा ये k जहां पे x लिखा है एक बार क्या लिखना है। चलिए लास्ट टाइम जब हम क्या कर रहे थे स्प्रिंग के बारे में बात कर रहे थे और स्प्रिंग वाली चीजें जो हैं सर वो हमने क्या डिस्कस करी थी सुनिए ध्यान से। वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या था, स्प्रिंग के बारे में हमने कुछ काम कर लिया था, उसी काम को एक बार हल्का सा समझा के फिर हम आगे जो है ना वो बढ़ रहे होंगे। ठीक है, एक स्प्रिंग है, कोई भी नॉर्मल स्प्रिंग जो है वो आपके पास अवेलेबल है और उस नॉर्मल स्प्रिंग के लिए आपने जो वो क्या करना है, उस नॉर्मल स्प्रिंग के लिए आपने काम करना है। और एक स्प्रिंग जो है वो इस तरीके से आपको दिखा रखा है। ठीक है, कोई भी एक स्प्रिंग जो है सर वो हमने मान लिया इस तरीके से, कोई एक स्प्रिंग जो है वो मेरे पास था। ठीक है, इस स्प्रिंग पे के आपने एक एंड पे फोर्स लगा दिया, एक एंड को तो क्या कर दिया फिक्स कर दिया ऐसे। ठीक है, यहां से तो ये पकड़ रखा है, इस तरफ से आपने इस पे क्या लगा दिया, कोई फोर्स जो है ना वो अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जब आप इस पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो सर ये क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, ये डिस्प्लेस कर जाता है। ये हल्का फुल्का जो है जैसी अमाउंट का इस पे फोर्स लगाएंगे ये जो है वो एक्सटेंड कर जाएगा, एक्सटेंशन इसके अंदर आ जाएगी, मतलब ये खिंच जाएगा। इतना और बढ़ गया ये, इतना अगर ये और बढ़ गया है तो सर ये एक्सटेंशन जो इसके अंदर आई है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है, एक स्प्रिंग था, उस स्प्रिंग पे आपने फोर्स लगाया, वो फोर्स किसके बराबर है, f के। जब आप इस पे फोर्स f लगाते हैं तो ये खिंच जाता है, और कितना खिंच जाता है, ये x के बराबर जो है ना वो खिंच जाता है। ठीक है, तो काम जो है वो हमें क्या पता है कि x जो है उसके अंदर एक्सटेंशन आ गई है, ये सारा काम आप उतार चुके हैं, बस मैं समझा रहा हूं थोड़ा सा। x जो है वो ये इलोंगेट कर गया। अब आपको क्या पता है कि आप इस पे कम फोर्स लगाते तो ये कम खिंचता, आपने इस पे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो ये क्या कर जाएगा, ज्यादा खिंच जाएगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो हम कह भी सकते हैं, हमें पता भी है, वी नो दैट, हम जानते हैं। और हम क्या जानते हैं सर, उसके बारे में अगर हम काम करें तो चीजें जो है वो क्या है कि सर फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सटेंशन के, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन, कि फोर्स जो है सर वो एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चीज जो है ना वो आपको पता है कि फोर्स की जगह जो वर्ड लिखा हुआ है वो क्या है, एफ, एक्सटेंशन जो है उसकी जगह वर्ड जो है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, कि जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा क्या आ जाएगी, एक्सटेंशन। या दूसरे शब्दों में बात करूं तो एक्सटेंशन ज्यादा चाहिए तो फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये बात जो है ना वो हमें पता है कि यहाँ पे अब अगर हम काम करते हैं, फोर्स की पावर 1 है, एक्सटेंशन की पावर जो है वो भी कितनी है, 1। आप कम फोर्स लगाओगे कम खिंचता, ज्यादा फोर्स लगा दिया तो क्या कर जाएगा, ज्यादा खिंच जाएगा। तो एफ प्रोपोर्शनल किसके है, एक्स के। प्रोपोर्शनल में आप काम करते नहीं है, प्रोपोर्शनल का वर्ड हटाने के लिए एक वर्ड लेकर आए, और वो वर्ड जो है वो क्या है, के है। इस के को जो है, मतलब मैं समझा चुका हूं ये काम आपको, आज वाला काम जहां से शुरू होगा वहां तक मैं आपको रिपीट करके दे रहा हूं बस, कि फोर्स प्रोपोर्शनल है एक्स के। प्रोपोर्शनल में डील करी नहीं थी, प्रोपोर्शनल में क्योंकि आप काम नहीं करते तो एक वर्ड लेकर आए के, इस के को क्या कहा जाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या मतलब है छोटा सा, कि प्रोपोर्शनल को हटाना है और प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट को लगाना है। ठीक है, कि के जो वर्ड है, के का मतलब क्या है, के का मतलब है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। छोटा सा काम जो है सर वो क्या है, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। इसका नाम जो है सर वो क्या होता है, इसका नाम है फोर्स कांस्टेंट, या इसका दूसरा जो नाम है सर, इसका नाम है फोर्स कांस्टेंट, या दूसरा नाम जो है वो क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। अगली जो बात है जो हमने डिस्कस करी थी वो क्या, कि सर ये वाला जो फोर्स है, देखो ये क्या आ रहा है, फोर्स जो है वो किसके बराबर है, फोर्स बराबर है के इंटू एक्स। अब एक्स की वैल्यू बदलेगी तो किसकी वैल्यू बदल जाएगी, एफ की वैल्यू बदल जाएगी। तो बदलने वाला फोर्स है, और बदलने वाला फोर्स है तो ये वाला स्प्रिंग वाला फोर्स जो है वो कैसे नेचर का फोर्स है सर, वेरिएबल फोर्स है सर। कैसे टाइप का फोर्स है, वेरिएबल फोर्स जो है ना वो ये है। इतनी बात भी ठीक है। आपको के जो है उसके बारे में पता चल गया कि के को क्या कहा जाता है, फोर्स कांस्टेंट, या दूसरा नाम क्या दिया जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब अगली जो बातें करनी है, के बारे में अगर मैं काम करूं तो के की वैल्यू किसके बराबर है, के की वैल्यू है एफ डिवाइडेड बाई एक्स। फोर्स किस में होता है सर, न्यूटन में। एक्स जो है वो किस में होता है, मीटर में। तो के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो के है एफ डिवाइडेड बाई एक्स। फोर्स जो है वो किस में है, न्यूटन में। एक्स किस में है, मीटर में। तो के जो है वो किस में आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर हमारे पास। ये बातें हमने डिस्कस कर ली थी। इतना काम जो है वो कल मैं बता चुका हूं, और थोड़ा बहुत काम जो है वो मैंने डिस्कस करा था। अभी के लिए इतना काम मैंने रिपीट कर दिया आप लोगों के लिए, सही है। अब अगली जो चीजें हैं सर वो हमने क्या डिस्कस करनी है, उन पर ध्यान देंगे। कि स्प्रिंग जो है उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये के जो है ना, ये स्प्रिंग के नेचर को डिसाइड करता है। कैसे, कि स्प्रिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्प्रिंग जो है ना सर वो 2 टाइप का होता है सर। स्प्रिंग के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो स्प्रिंग जो है सर
वो दो टाइप का स्प्रिंग हमारे पास है। एक होता है सॉफ्ट स्प्रिंग, जो आपके पेन वगैरह में आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो जो स्प्रिंग है वो कैसा है, सॉफ्ट स्प्रिंग है। एक जो दूसरे वाला टाइप होता है सर, वो हमारे पास है हार्ड स्प्रिंग, जो आप अपने ऑटोमोबाइल व्हीकल में, जैसे कि गाड़ी है, ठीक है, या फिर बाइक है, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें तो ट्रैक्टर वगैरह, जो उनमें जो स्प्रिंग होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड स्प्रिंग। और हार्ड का ही दूसरा नाम जो है वो क्या यूज करते हैं, स्टिफ। स्प्रिंग जो है वो उसका नेचर कैसा है, स्टिफ है, स्टीफर है, ठीक है, उसकी स्टिफनेस जो है वो क्या है, ज्यादा है। तो ये काम जो है ना वो आपको दिखा रखा है। स्प्रिंग दो प्रकार के, एक है सॉफ्ट स्प्रिंग और एक कैसा है, हार्ड स्प्रिंग। हार्ड स्प्रिंग अगर है तो उसके लिए दूसरा वर्ड जो यूज करता है वो क्या है, स्टिफ स्प्रिंग हो सकता है। तो के की वैल्यू अगर स्मॉल है, के की वैल्यू छोटी है, के की वैल्यू छोटी होती है तो स्प्रिंग का नाम क्या है, सॉफ्ट स्प्रिंग है। और के की वैल्यू अगर ज्यादा है, के की वैल्यू अगर लार्ज है, तो उस स्प्रिंग को क्या कहा जाता है, स्टिफ स्प्रिंग कहा जाता है। ठीक है, वो कहेगा दो स्प्रिंग गिवन है, एक ए है दूसरे का नाम बी है, ए इज स्टीफर देन बी, ए का स्टिफनेस जो है वो क्या है, ज्यादा है। तो जो स्टिफनेस ज्यादा होगी या जो स्प्रिंग स्टिफ होगा उसके के की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा, और जो सॉफ्ट है उसका के कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा। मतलब कि स्प्रिंग को क्लासिफाई करा गया। स्प्रिंग को दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, सॉफ्ट और हार्ड। सॉफ्ट और हार्ड जो बताया जाता है वो किसके बेसिस पे, उसके के की वैल्यू। और के किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एक्सटेंशन। सिंपल सी एक बात है कि अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है, जो दो स्प्रिंग हैं, दोनों पे बराबर फोर्स लगाया, एक ज्यादा खिंच गया तो उसका के क्या है, कम, एक कम खिंचा उसका के क्या है, ज्यादा। वो छोटा जो है ना वो वैल्यू जो है इस तरीके से रहेगी। सिंपल सी बात है। यहां पे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्स के। अब फोर्स और एक्स अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनका अगर ग्राफ बनाया जाएगा तो एक एक्सिस पे अगर मैं किसको रख लूं, फोर्स को, दूसरे वाले पे किसको रख लूं, एक्स को, तो फोर्स और एक्स का ग्राफ जो है सर वो कैसा चला जाएगा, लीनियर। क्यों गया है लीनियर पुनीत, क्योंकि एक्स की पावर वन, वन पावर कौन सी होती है, लीनियर पावर होती है। वन जो पावर है, वन पावर को क्या कहा जाता है, लीनियर। और लीनियर के अंदर जो वर्ड छुपा हुआ है, लीनियर के अंदर वर्ड क्या छुपा हुआ है, लाइन। तो सर क्या खींची जाएगी यहाँ पे, एक लाइन जो है वो खींची जाएगी। समझ आ गई इतनी बातें। ये काम जो है सर वो हमने करना था, कुछ हिस्सा इसमें नया है कुछ पुराना था। मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सी एक बात है, कोई भी स्प्रिंग है जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा वो खिंच जाएगा। ठीक है, ये बात जो है वो आपको पता है कि ये फोर्स लगाया था, ये एक्स तक एक्सटेंड जो है वो कर गया, कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सटेंशन के। प्रोपोर्शनल को हटाया, एक वर्ड आया जिसका नाम क्या है, के। के जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए वर्ड यूज करा गया है। इसको फोर्स कांस्टेंट या फिर क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। के की यूनिट पता कर ली, डायमेंशनल फॉर्मूला बताना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन है तो क्या हो जाएगा, m1 L1 T-2। मीटर अगर वर्ड है तो मीटर के लिए क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या रह जाएगा, m1 हो जाएगा। L की पावर कितनी हो जाएगी, 0, और T की पावर कितनी, -2। तो m1 L0 T की पावर -2। इस तरीके से काम कर लिया। स्प्रिंग दो प्रकार के, एक सॉफ्ट और एक कैसा, हार्ड। के की वैल्यू छोटी है तो सॉफ्ट स्प्रिंग है, के की वैल्यू ज्यादा है तो स्टिफ है, या नाम क्या है, हार्ड है। उतारो, फिर इसके बेसिस पे काम करेंगे आगे। करें जल्दी, शाबाश। ये पढ़ लिया आपने कि फोर्स जो है सर, ये वाला फोर्स जो है वो कैसा है, वेरिएबल टाइप का फोर्स है। तो इसका वर्क डन अगर मैं निकालता हूं, ठीक है, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स जो है ना वो हम निकालते हैं। सुने ध्यान से कि काम जो है सर वो मुझे क्या दिखा रखा है, इस तरीके से चीजें हैं, और इसमें करना क्या है, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, कि स्प्रिंग फोर्स जो है उसके द्वारा कितना वर्क डन होगा, और ये वर्क डन जो होगा ये किसके फॉर्मेट में स्टोर होगा, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, एक स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन जो है सर वो कितना होगा, ये बात जो है ना वो आपने करनी है पहले। और ये वर्क डन फिर किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, क्योंकि कोई भी आप काम करते हैं वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एनर्जी। जानते हैं आप इस बात को, तो उसके बारे में काम करना है फिर आपने, कि हमें क्या पता है सर, हमें पता है कि वी नो दैट, स्प्रिंग के केस में वी नो दैट हम जानते हैं, और स्प्रिंग के केस में हम क्या जानते हैं कि सर फोर्स बराबर होता है, और फोर्स किसके बराबर होता है, के इंटू एक्स के बराबर होता है। स्प्रिंग के केस में हम जानते हैं कि स्प्रिंग के केस में फोर्स जो है सर, फोर्स किसके बराबर होता है, के मल्टीप्लाई बाई एक्स। जानते हैं आप इतनी बात को। और क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है, एक्स के बढ़ाने से क्या बढ़ता है, फोर्स। तो अगर मैं बात करता हूं तो ये जो फोर्स है सर, मैं जानता हूं कि ये जो फोर्स है ये कैसे टाइप का फोर्स है, वेरिएबल टाइप का फोर्स है। और क्योंकि ये वेरिएबल टाइप का फोर्स है तो इसका वर्क डन जो है, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स जानते हो, क्या बताया था कि dw बराबर है, और dw किसके बराबर है, f इंटू डी एक्स के बराबर है। ठीक है, आप वेरिएबल फोर्स का वर्क फोर्स जानते हैं, फोर्स किसके बराबर है, k इंटू एक्स। तो अगर मैं इसका वर्क डन बताना चाहूं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, f इंटू में dx हमारे पास, जानते हो इतनी बात को भी। तो वर्क डन बताना है f इंटू डी एक्स। क्यों लगाया यही वाला फॉर्मूला विशेष,
कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स, क्योंकि सर वेरिएबल जो भी फोर्स होते हैं उनके फॉर्मूले क्या करते हैं, एफ इंटू में डी एक्स। जहां पे वेरिएबल चीजें हों वहां इस तरीके से काम हम करते हैं। तो डी डब्ल्यू की जगह डी डब्ल्यू लिखा, जहां पे एफ लिखा है एफ की जगह आपने क्या लिख दिया, के इंटू एक्स, इंटू में कितना कर दिया, डी एक्स कर दिया। समझ आइए ये बात। डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ इंटू डी एक्स। रुक जाए पहले समझे ध्यान से। एफ की जगह मैंने क्या लिख लिया, के एक्स लिख लिया। ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। टोटल वर्क डन अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड जो है वो मैं क्या कर देता हूं, इंटीग्रेशन कर देता हूं। दोनों साइड इंटीग्रेशन करूं तो इंटीग्रेशन किसका हो गया, डी डब्ल्यू का, और यहां पे इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, के एक्स, और इंटू में कितना हो जाएगा, डी एक्स। समझ आइए ये बात आपको, क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, और क्योंकि मुझे टोटल वर्क डन अगर चाहिए तो टोटल वर्क डन अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या कर देता हूं, इंटीग्रेशन के एक्स इंटू में कितना हो गया, डी एक्स हमारे पास। ठीक है, क्योंकि आपने स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला जाना है, एफ इंटू एक्स है, क्योंकि ये वेरिएबल चीजें हैं। वेरिएबल चीजों का वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन से। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है सर, एफ इंटू में डी एक्स हमारे पास है। एफ जहां लिखा वहां मैंने क्या लिख लिया, के एक्स, इंटू में कितना हो गया, डी एक्स। क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, टोटल वर्क डन चाहिए तो दोनों साइड का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। दोनों साइड का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो यहां तक का काम जो वो मैंने कर लिया। अब जो चीजें हैं सर वो हमने क्या बनानी है, सुने ध्यान से, कि सर अगर मैं यहां पे देखता हूं तो ये जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर की शक्ल में क्या है, एक्स है। तो एक्स वाले पार्ट को कहां रखूंगा, अंदर, बिना एक्स वाला पार्ट कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। कि एक्स वाला अंदर, के जो है सर वो कहां खींच लेंगे, बाहर खींच लेंगे। तो इंटीग्रेशन जो है वो किसका हो जाएगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा। के जो है सर बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर 1, और इंटू में कितना हो जाएगा। कोई बात है, ये समझ आ रही है चीजें, कि इंटीग्रेशन किसका, डी डब्ल्यू का, के बाहर, एक्स की पावर 1, और इंटू में कितना है, डी एक्स के बराबर। सही है इस तरीके से। अब अगर वर्कडन की बात करता हूं तो वर्कडन 0 से कहां जा रहा है, डब्ल्यू, और x की लिमिट 0 से लेके कहां जा रही है, x। कुछ बच्चे ना x को अंदर रखे रखे लिमिट रखते हैं, नहीं रखना है आपने। आप पहले ये चेक करोगे कि ऑपरेटर की शक्ल क्या है, x की है, x जैसा कोई है तो अंदर रखो, बाकी सब कहां खींच दो, बाहर। जब आप बाहर खींच दोगे उसके बाद आपने इंटीग्रेशन की लिमिट्स रखनी होती हैं, कि 0 से लेके मान लो आप कहां तक खींच रहे हो, x तक खींच रहे हो। तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये तो हट जाएगा। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, w लिमिट जा रही है 0 से लेके w तक, k तो बाहर ही है, x की पावर 1 है, तो 1 पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 + 1 डिवाइडेड बाई कितना, 1 + 1, और लिमिट कहां जा रही है, 0 से लेके x तक जा रही है। कोई बात ही नहीं है सर, कि x की पावर 1 है, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 1 + 1। इस तरीके से काम कर लिया। ये जो काम है, अपर लिमिट रखी तो कितना है, w, लोअर रखी तो कितना हो गया, 0। k की जगह k है, x की पावर 1 + 1 करा तो कितना हो गया, x², 1 + 1 करा तो कितना हो गया, 2, और लिमिट कहां जा रही है, 0 से लेके x तक जा रही है। समझ आई है यहां तक की बात है आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। 1 पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 + 1 डिवाइडेड बाई सुगम कितना होगा, 1 + 1, तो x² डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2। w की जगह ये तो w ही आ जाएगा, ये k, जहां पे x लिखा है, जहां पे x लिखा है एक बार क्या लिखना है, x, और एक बार क्या लिखना है, 0। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x² डिवाइडेड बाई 2, माइनस में x की जगह 0 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2 हमारे पास। ये वाला पोर्शन तो खत्म ही हो गया, 0 का स्क्वायर 0 बाई समथिंग कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ये पोर्शन क्या बन जाएगा सर हमारे पास, k x² और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2। या इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख दूंगा, हाफ k x का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ k x का स्क्वायर लिख सकता हूं। समझ आइए ये बात आपको। दोबारा देखेंगे कि सर जो स्प्रिंग फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स होता है, और क्योंकि वेरिएबल फोर्स है तो F किसके बराबर है, k x के। वर्क डन बताना है तो डी डब्ल्यू किसके बराबर है, F इंटू डी एक्स। एफ की जगह क्या लिख लिया, के एक्स। इंटीग्रेशन करा तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन दिस पार्ट। एक्स की शक्ल में एक्स वाला पोर्शन है, के नहीं है, उसको कहां खींच दिया, बाहर। एक्स की पावर 1 का करा तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, x² बाई 2 बन गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर कितना आ गया, हाफ के एक्स का स्क्वायर। उतारो इस काम को, फिर आगे चलेंगे, करें जल्दी, शाबाश। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है सर वो हमारे पास आ गया, और वर्क डन का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है, वर्क डन का आंसर जो आया है सर वो आंसर आया हाफ के एक्स का स्क्वायर। ये जो काम है ना सर वो हमने कर लिया, कि वर्क डन की जो वैल्यू है सर, वर्क डन की वैल्यू किसके बराबर है, हाफ के एक्स का स्क्वायर। ये बात आपको पता है। अब इसका दूसरा फॉर्मेट जो है ना मैं बढ़ाना चाह रहा हूं, देखो सुनो ध्यान से, कि फोर्स का फॉर्मूला किसके बराबर था, के एक्स के बराबर था। ऐसे ही ना आपने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन पढ़ा था, है ना, वो भी इस तरीके से थी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² था, मोमेंटम क्या था, mv। तो वहां पे पावर दोनों की क्या है, सेम। इसकी भी पावर सेम है और इसकी पावर भी क्या है, सेम है। अब समझे ध्यान से कि काम जो आपने क्या करना है, कि वर्क डन को अगर मैं लिखता हूं तो वर्क डन किसके बराबर है, हाफ के एक्स का स्क्वायर। मैंने क्या कर दिया, जैसे वहां पे करा था, के से मल्टीप्लाई कर दिया और के से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर,
कि वर्क डन का फॉर्मूला है हाफ के एक्स का स्क्वायर, मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया और के से क्या कर दिया डिवाइड, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। ऊपर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो के की पावर 1 और के की पावर 1 क्या हो जाएगा के स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2k। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया कि ये जो के की पावर 1 के की पावर 1 के स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2k, और ये वैल्यू जो है सर ये किसके बराबर है वर्क डन के बराबर है, कि वर्क डन बराबर है हाफ के एक्स का स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर था सर, मैंने के से मल्टीप्लाई कर दी, के से ही क्या कर दिया डिवाइड, के इंटू के करूंगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2k बन गया। के स्क्वायर एक्स स्क्वायर को अगर मैं लिखना चाहूं तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिखता हूं के एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2k। हमारे पास लॉजिकल है सर यहां तक की चीजें भी आपके लिए कि सर यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो के एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2k, के एक्स किसके बराबर है एफ के, तो ये पोर्शन जो ये क्या बन जाएगा एफ स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2k। ठीक है कि अगर मैं वर्क डन बताता हूं तो वर्क डन का फॉर्मूला जो है सर वो क्या लग जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला आ गया एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2k। इस तरीके से काम है। तो एक वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, एक वर्क डन का फॉर्मूला है हाफ के एक्स का स्क्वायर, एक वर्क डन का फॉर्मूला तो क्या है हाफ के एक्स का स्क्वायर, और एक वर्क डन का फॉर्मूला क्या है एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2k। समझो पहले ध्यान से, ये वाला कब लगाएंगे जब x गिवन है, ये वाला कब लगाएंगे जब क्या गिवन है f गिवन है। समझ आ गई बात। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन जो है वो k के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बताओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब है जब ये वाला फॉर्मूला लगाएं, और ये वाला लगाएं तो कैसा है इनवर्सली। अब मेरा सवाल क्या है कि वर्क डन के स्प्रिंग कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या कैसा है इनवर्सली, तो उसका जवाब क्या होगा सर, आपका क्वेश्चन अधूरा है। आप केस कौन सा ले रहे हो, अगर आप एक्स वाला केस लेंगे तो कैसा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर आप एफ वाला केस लेंगे तो कैसा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ आ गई ये बात आपको कि वर्क डन का फॉर्मूला जो है हाफ के एक्स स्क्वायर भी है एफ स्क्वायर बाई 2k भी है। आपको कैसे पता चलेगा, वो डिपेंड करेगा कि गिवन क्या है। अगर उसने फोर्स दिया है तो ये वाला लगाएंगे, एक्स दिया है तो ये वाला लगाएंगे। समझ आ गई ये बातें। इस काम को जो है उतार लो फिर आगे चलेंगे, करें जल्दी शाबाश। ठीक है, इसके बेसिस पे लिखें टू स्प्रिंग्स ए एंड बी, क्वेश्चन लिखें टू स्प्रिंग्स ए एंड बी, दो स्प्रिंग जो है वो हमारे पास हैं, टू स्प्रिंग्स ए एंड बी, टू स्प्रिंग्स ए एंड बी, एक स्प्रिंग का नाम ए है दूसरे वाले का नाम बी है। टू स्प्रिंग्स ए एंड बी, ए इज स्टीफर देन, ए इज स्टीफर देन बी, ए इज स्टीफर देन बी, ए जो है वो ज्यादा स्टीफ है किसके कंपैरिजन में बी के कंपैरिजन में, ए इज स्टीफर देन बी। ठीक है, ए इज स्टीफर देन बी का क्या मतलब है बेटा, छोटा सा, बहुत बढ़िया, ए इज स्टीफर देन बी, कि ए जो है वो क्या दे रखा है स्टीफर दे रखा है किसके कंपैरिजन में बी के। चलो सोल्व करेंगे तब डिस्कस करेंगे इस पार्ट का, तो कि ए इज स्टीफर देन बी, ए की वैल्यू जो है वो के की वैल्यू ज्यादा रहेगी ए के लिए। ठीक है, वो बात की बात है। इन विच मोर वर्क इज डन, इन विच मोर वर्क इज डन, या इन विच स्प्रिंग लिख लो, इन विच स्प्रिंग मोर वर्क इज डन, इन विच स्प्रिंग मोर वर्क इज डन, मोर वर्क इज डन। फर्स्ट पार्ट लिखें मोर वर्क इज डन, फर्स्ट पार्ट, दे आर स्ट्रेच्ड बाई सेम फोर्स, दे आर स्ट्रेच्ड बाई सेम फोर्स, एक बार उनको सेम फोर्स से स्ट्रेच किया गया है, दे आर स्ट्रेच्ड बाई सेम फोर्स। सेकेंड पार्ट लिखें दे आर स्ट्रेच्ड बाई, दे आर स्ट्रेच्ड बाई, दे आर स्ट्रेच्ड बाई सेम, they are stretched by same displacement, they are stretched by same displacement। एक बार डिस्प्लेसमेंट सेम है और एक बार क्या सेम दिखा रखा है, फोर्स सेम दिखा रखा है। तो बताना है कि किस केस में वर्क डन जो है वो ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ए इज स्टीफर देन बी, ए जो है सर वो स्टीफर है किसके कंपैरिजन में बी के। इस बात का छोटा सा मतलब क्या है कि के ए की वैल्यू ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, के बी के कंपैरिजन में, क्योंकि स्टिफनेस का मतलब किससे है, हार्ड स्प्रिंग से, और स्प्रिंग अगर हार्ड है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है। कौन से वाले का ज्यादा है, ए वाले का ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, बी वाले के। समझ आ गई इतनी बात, तो कि के ए ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, के बी के कंपैरिजन में। ये बात जो है ना सर वो हमें पता है। नेक्स्ट जो काम है सर वो क्या करना है, पहले वाला केस कि वर्क डन बताना है कि वर्क डन किस में ज्यादा होगा। पहले केस में क्या बोला है, बाई सेम फोर्स। वर्क डन के दो फॉर्मूले हैं सर, एक किसकी टर्म में है, फोर्स की टर्म में, और एक किसकी टर्म में है, एक्स की टर्म में।
तो मुझे पहले वाले पार्ट ने किसके लिए नाम दिया है, फोर्स, तो मैं क्या लगाऊंगा, एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 2k, क्योंकि मुझे जो नाम दिया गया है वो सेम फोर्स का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया है, मुझे सेम फोर्स का नाम दिया गया है। और क्योंकि मुझे सेम फोर्स कहा था तो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने क्या यूज करा है, एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2k। ठीक है, क्योंकि पहले पार्ट ने सेम फोर्स बोला है तो सेम फोर्स वाला वर्क डन जो है ना वो मैंने निकाल लिया। अब इसमें अगर मैं बात करता हूं तो फोर्स तो सेम है, 2 सेम है, फोर्स भी सेम है, 2 भी सेम है, तो वर्क डन जो है सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और वर्क डन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, के के। वर्क डन जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, के। क्या बताना है, वर्क डन ज्यादा किसका होगा, वर्क डन ज्यादा किसका होगा, जिसका के की वैल्यू क्या रहेगी, स्मॉल रहेगी। तो मैं क्या कहूंगा कि वर्क डन ज्यादा जो है, मुझे क्या पता है कि के बी छोटा है किसके कंपैरिजन में, के ए। जिसका के छोटा उसका वर्क डन ज्यादा, तो वर्क डन बी का ज्यादा होगा किसके केस में, पहले वाले केस में। ठीक है, क्योंकि वर्क डन के 2 फॉर्मूले, सर मैं कौन सा लगाऊं, वर्क डन का वो वाला फॉर्मूला लगाओ बेटा जिसमें फोर्स आ रहा हो। क्यों लगाऊं, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है, स्ट्रेच बाई सेम फोर्स, फोर्स का नाम लिया था। तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ स्क्वायर बाई 2k, एफ सेम है, 2 सेम है, तो वर्क डन और के कैसे हैं, इनवर्सली। के की वैल्यू कम होगी तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो के भी छोटा है, तो के बी अगर छोटा है तो उसका वर्क डन कैसा हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन में थे। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमने क्या करना है, सेकंड वाले पार्ट पे अगर मैं चलता हूं तो सेकंड वाले पार्ट ने कहा है सेम फोर्स कहा था, सेम डिस्प्लेसमेंट नाम दिया है सर। क्या नाम दिया है, सेम डिस्प्लेसमेंट। अब सेम डिस्प्लेसमेंट अगर नाम दे रखा है तो सेम डिस्प्लेसमेंट जो है सर उसमें काम करेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स का स्क्वायर हमने यूज कर लिया। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर हमने यूज करा। अब हाफ सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, के के, कि जहां पे के ज्यादा होगा वहां पे वर्क डन भी क्या होगा, ज्यादा। के किसका ज्यादा है, ए वाला वर्क डन जो है वो यहां पे क्या हो जाएगा, सही है, समझ आई है चीजें मैंने क्या बताई हैं। तो वर्क डन इन केस ऑफ ए का वर्क डन ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, ज्यादा है बी के कंपैरिजन में। ये चीजें आपने करनी है, बस सिंपल सी बातें, वो लिख भी लोगे आप साथ में ना कि वर्क डन इज मोर इन केस ऑफ बी, वर्क डन इन मोर इन केस ऑफ ए, ऐसे करके काम कर लो, खुद से करने की कोशिश करें। कोई डाउट आ रहा है, दोबारा रिपीट करूं क्वेश्चन को, करें जल्दी फिर। अब अगला जो काम है वो आपने क्या करना है, ये चीजें जो है सर वो हमने पढ़ ली। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमने क्या करा कि ये स्प्रिंग था, इस स्प्रिंग को पकड़ के आपने खींचा है ऐसे, इसको अगर पकड़ के खींचेंगे तो आपने इस पे क्या करा है, वर्क, और वो जो वर्क है वो स्टोर होता है किसके केस में, वर्क डन स्टोर हो जाता है एनर्जी के केस में, शाबाश। ठीक है, वर्क डन जो है वो हमारा क्या हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और जो यहां पे हम काम करेंगे वो क्या होगा कि जो एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, इस एनर्जी को नाम दिया जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। क्या नाम दिया जाता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की कौन सी एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको क्या पता है, स्प्रिंग को पकड़ के खींचेंगे, स्प्रिंग को पकड़ के खींचेंगे, आपने क्या करा, उस पर काम करा, वो जो काम है वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में। किस काम आती है एनर्जी, जैसे ही आप स्प्रिंग को छोड़ोगे दोबारा उसको कहां ले आता है, उसके ओरिजिनल लोकेशन पे। इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि आपने जैसे ही फोर्स हटाया बॉडी दोबारा से कहां चलेगी, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे चलेगी। समझ आइए ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, वर्ड क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको भी किससे लिखा जाता है, यू से। बात का छोटा सा मतलब क्या है, जब भी आप एक स्प्रिंग पे फोर्स लगाएंगे तो उस पे काम होगा, और वो जो काम है वो स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, जिस एनर्जी का नाम क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, डिनोटेड बाय लेटर यू। तो जो आपका काम है, जो आपका वर्क डन है, वही जो वर्क डन है वो किसके फॉर्म में स्टोर हुआ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के। और इसका फॉर्मूला जो है सर क्या है, हाफ के एक्स का स्क्वायर भी है, या अगर मैं बात करूं तो सर दूसरा फॉर्मूला क्या भी है, एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है, 2k भी है। इसको एक करने का तरीका तो वही है, जो आपने वर्क डन निकाला है वही वर्क डन का काम करके दिखा दो। या दूसरा तरीका जो है सर वो क्या है कि यहां पे हम क्या जानते हैं, सुने बेटा ध्यान से, एफ जो है, एफ किसके बराबर है, के इंटू एक्स। ठीक है, तो एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्स के। ध्यान से समझना कि यहां पे हमने जब ग्राफ बनाया था, ये क्या है, एफ है, और ये जो है ये हमारे पास क्या है, एक्स है। ठीक है, एफ इंटू एक्स। जब इसका ग्राफ बनाया था तो ग्राफ कैसा बनाया था, लीनियर, क्योंकि 1 पावर है, 1 पावर का मतलब क्या है, लीनियर। और लीनियर के अंदर एक शब्द छुपा हुआ है जिसका मतलब क्या है, लाइन। लीनियर के अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है जिसका मतलब क्या है, लाइन है। ठीक है, तो आप जो है कोई भी जो ग्राफ खींचते हैं,
कोई भी ग्राफ पुनीत अगर आप खींचते हैं तो उसके पास दो चीजें हैं, एक उसका स्लोप और एक उसका क्या होता है, एरिया। तो अगर मैं इसका एरिया बताना चाहूँ, ग्राफ के अंडर का एरिया, ग्राफ के अंडर के एरिया के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ग्राफ के अंडर में एक्स एक्सिस की तरफ जो एरिया आ रहा है वो एरिया जो है सर वो ये है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया का फॉर्मूला जो है वो अनुराग क्या बता रखा बेटा, एरिया का फॉर्मूला है सर वाई एक्सिस और मल्टीप्लाई बाई क्या है, एक्स एक्सिस। एरिया का फॉर्मूला वाई इंटू एक्स, वाई की जगह क्या है सर, एफ है, ठीक है, एक्स की जगह तो क्या ही है, एक्स ही हमारे पास। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, वर्क डन, या वर्क डन को हम किसके बराबर कह देते हैं, एनर्जी। ठीक है, इस ग्राफ का अगर क्या निकाल दोगे, एरिया निकाल दोगे, इस ग्राफ का अगर एरिया निकाल दोगे तो क्या निकल जाएगा, वर्क डन। और वर्क डन किसके बराबर होता है, एनर्जी। कोई भी जो ग्राफ खींचा जाता है उसके पास दो चीजें हैं, एक क्या बताया था, स्लोप। स्लोप जो है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं, आज क्वेश्चन भी करेंगे उसके बेसिस पे। स्लोप का फॉर्मूला क्या बताया था, स्लोप का फॉर्मूला होता है y डिवाइडेड बाई एक्स, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू एक्स। वाई पे क्या लिखा है, फोर्स, एक्स पे क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, वर्क डन, और वर्क डन का ही दूसरा स्वरूप जो है वो क्या बनता है, एनर्जी। स्लोप बता रहा हूं तो y बाई एक्स, y पे कौन लिखा है, फोर्स, x पे तो x लिखा ही हुआ है, फोर्स बाई डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, k के बराबर। तो इसका स्लोप जो है वो तो क्या है, k, और जो इसका एरिया है वो क्या है, वर्क डन या एनर्जी। एरिया इसका अगर लिखता हूं तो एरिया जो है वो क्या होगा सर, ट्राइंगल बनी हुई है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। मानते हो आप इतनी बात को कि ट्राइंगल का एरिया, ये जो ट्राइंगल बनी है इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। अब अगर मैं बेस की बात करता हूं तो बेस पे क्या अवेलेबल है, एक्स अवेलेबल है, हाइट जो वाला पोर्शन है, हाइट पे क्या अवेलेबल है सर, फोर्स के बराबर है। तो अगर मैं लिखता हूं तो हाफ की जगह मैंने हाफ लिखा, बेस की जगह क्या है, एक्स, हाइट की जगह क्या है, फोर्स है। एक फॉर्मूला आ गया, एफ एक्स डिवाइडेड बाई कितना, 2। एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, के एक्स लिख सकता हूं, इनटू में एक्स डिवाइडेड बाई 2, वही फॉर्मूला आ गया जो आपने डिस्कस करा था। या तो इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से कर लो या एरिया निकालने वाले से कर लो, आंसर कितना ही आएगा, हाफ के एक्स का स्क्वायर आएगा। आपको क्या पता है, स्प्रिंग पे सर हमने जोर लगाया, उस पर फोर्स लगाया, फोर्स के लगाने की वजह से क्या आएगा, फोर्स में डिस्प्लेसमेंट दी तो क्या आया, वर्क डन। वही वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी। क्या करती है वो एनर्जी, जब आप फोर्स हटाओगे तुरंत वो उसको कहां ले आएगी, दोबारा उसकी ओरिजिनल लोकेशन पे ले आएगी। उस एनर्जी के बारे में बात करें, उसको यू से लिखते हैं, वर्क डन के बराबर है, फॉर्मूले निकाले थे। फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया, कोई भी ग्राफ बनाया जाता है दो चीजें, एक स्लोप और एक क्या होता है, एरिया। स्लोप का फॉर्मूला y डिवाइडेड बाई एक्स, जो कि k की वैल्यू दे रहा है, एरिया निकालेंगे तो वो एनर्जी की वैल्यू दे रहा है। ये ट्राइंगल बनी है सर, ट्राइंगल अगर बनी है तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ की जगह हाफ, बेस की जगह एक्स, हाइट की जगह एफ, तो एफ एक्स बाई 2, एफ की जगह के एक्स, तो के एक्स इंटू एक्स करा तो के एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2। सिंपल सी बातें हैं। या तो इंटीग्रेशन वाला मेथड लगा लो, या ये दूसरा जो है ऑल्टरनेट मेथड है ये, जिसमें आप ग्राफ का इस्तेमाल करके चीजों को निकाल पाएंगे। समझ आई हैं चीजें आपको, कोई बात ऐसी है जिसको आप ना समझ पा रहे हो उसको पूछें, नहीं तो करें बेटा इस काम को, निपटाएं, शाबाश। लिखना शुरू करें, एक क्वेश्चन लिखेंगे इसके बेसिस पे। क्या क्वेश्चन है, अ स्प्रिंग हैविंग फोर्स कांस्टेंट के, अ स्प्रिंग हैविंग फोर्स कांस्टेंट के, एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर है, के बराबर है। स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट जो है, स्प्रिंग हैविंग फोर्स कांस्टेंट के, एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट किसके बराबर है, के बराबर है। इज स्ट्रेच्ड टू एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, इज स्ट्रेच्ड टू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ए, इज स्ट्रेच्ड टू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। कितना एक्सटेंड कर दिया उसको, ए जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो आपने उसको दे दिया। इज स्ट्रेच्ड टू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, स्मॉल ए जो है वो दे रखी है। फाइंड वर्क डन इन स्ट्रेचिंग इट, फाइंड वर्क डन इन स्ट्रेचिंग इट, फाइंड वर्क डन इन स्ट्रेचिंग इट मोर बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। इसको और स्ट्रेच करना है आपने, कितना और स्ट्रेच करना है, बी और स्ट्रेच करना है। उसके लिए वर्कडन जो है ना वो आपने देना है कि वर्कडन की वैल्यू क्या होगी, वर्कडन की वैल्यू जो है सर वो क्या होगी, कब बतानी है आपने वो वैल्यू, जब पहले ये कितने तक खिंचा हुआ है, ए तक तो खिंचा हुआ है, कितना और खींच दो इसको, बी और खींच दो,
तब के लिए काम जो है ना वो आपने करके देना है, ठीक है। ये चीजें जो है ना वो हमने करनी है, चीजें जो है वो आपने क्या बनानी है, सुने ध्यान से कि सर हमारे पास जो काम है इस तरीके से, मेरे पास जो है वो एक स्प्रिंग है, ये जो है ना सर ये हमें स्प्रिंग जो है वो दिया हुआ है। इस स्प्रिंग के बारे में खास बात क्या है कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बराबर है, के बराबर है। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के। पहला जो केस है, पहले वाले केस ने क्या कहा कि इसको खींच दो, कितना खींच दो सर, इसको ए तक खींच दो। कितना खींच रखा है पहले आपने, इसको ए तक जो है ना वो खींच रखा है, ए तक तो खींचा ही हुआ है, और कितना खींच दो अब इसको, सेकंड वाले केस में बी और खींच दो सर इसको, और ज्यादा फोर्स लगा के इसको, ए तक तो ये खींचा ही हुआ था, कितना और खींच दो इसको, बी की डिस्प्लेसमेंट इसमें और दे दो। कहने का मतलब क्या है, इनिशियल से अगर मैं बात करता हूं तो इनिशियल से पहले ए खींचना है और फर्दर कितना खींचना है आपने, बी और खींचना है। तो मतलब कि अगर इनिशियल के हिसाब से देखेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अब किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है। समझ आइए ये बात आपको, क्वेश्चन क्लियर है कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के। फोर्स लगाओ और फोर्स के लगाने से उसको कितना खींच दो, ए तक खींच दो, खींच दिया सर, और खींचो, कितना और खींच दो, बी तक। अब जब यहां से यहां आना है ना, जब यहां से यहां आना है तो सर उसके केस में आपने क्या बताना है, वर्क डन बताना है। ए तक खींचा हुआ है, ए के बाद बी खींचने में कितना वर्क डन लगा होगा, ये आपका सवाल है। समझ आइए बात आपको। तो अगर मैं बात करता हूं तो सर जब स्प्रिंग एक्सटेंड होता है तो उसके अंदर क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, इस वाले केस को मान लो मैं क्या बोल देता हूं, इनिशियल बोल देता हूं, बिल्कुल इनिशियल बोल देते हैं, और इस वाले केस को जो है वो हम क्या बोल देते हैं, फाइनल बोल देते हैं। एक जो केस है सर वो मेरा इनिशियल है, दूसरे वाला केस जो है सर वो मेरे पास क्या है, फाइनल है। इस तरीके से काम करना है। तो अगर मैं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बताऊं तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, हाफ के एक्स का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मेरे पास होता है, हाफ की जगह हाफ, के की जगह के, एक्स की जगह एक्स। एक्स की जगह कितना है पहले, हाफ के डिस्प्लेसमेंट कितनी दे रखी है, ए के बराबर दे रखी है, तो हाफ के ए का स्क्वायर। ये काम मैंने कर लिया। नेक्स्ट फाइनली अगर मैं बात करता हूं तो फाइनल वाली पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ की जगह हाफ, के की जगह के, और डिस्प्लेसमेंट अब कितनी है सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से इसके अनुसार काम चलता है बेटा। डिस्प्लेसमेंट कहां से दी जाती है, बिल्कुल मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट दी जाती है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट ए के बराबर है और यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ए प्लस बी के बराबर है। ठीक है, ये काम जो है ना सर वो हमें पता चलेगा। मुझे क्या बताना है, वर्क डन बताना है। वर्क डन बताना है तो वर्क डन आपने क्या पढ़ा था, वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन एनर्जी, तो फाइनल एनर्जी माइनस में क्या कर दूंगा, इनिशियल वाली कर दूंगा। ठीक है, कि मुझे वर्क डन बताना है, वर्क डन बताना है तो फाइनल एनर्जी माइनस में क्या हो जाएगा, इनिशियल वाली। फाइनल वाली जो एनर्जी है सर वो किसके बराबर है, हाफ के ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ बच्चे आंसर लिखे आते हैं हाफ के बी का स्क्वायर। भाई बी जो है वो स्टार्टिंग से नहीं है, और आप जो यहाँ पे फॉर्मूले में एक्स लिखते हो वो कहां से लिखते हो, स्टार्टिंग से। तो हाफ के ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस हाफ के ए का स्क्वायर। क्योंकि आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, वहां पे काइनेटिक बदल रहे थे तो वर्क डन किसके बराबर था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। यहाँ पे पोटेंशियल बदल रहे हो तो वर्क डन जो है बेटा वो किसके बराबर है, वर्क डन किसके बराबर है, वर्क डन बराबर है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, सिंपल सी बातें ये हैं। इसको अब अगर सोल्व करना है तो आप सभी को आते ही है सोल्व करना, तो कि सोल्व करना है तो सर हाफ के जो है उसको तो कॉमन ले लेंगे, जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें नाम क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस में कितना, ए का स्क्वायर। हाफ के को कॉमन लिया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में कितना हो गया, ए स्क्वायर। लॉजिकल है सर यहां तक का काम। हाफ के को हाफ के ही रखा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर रखूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab। इस तरीके से काम है। और माइनस में क्या है, ए स्क्वायर है, तो इसको माइनस कर देंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। आगे क्या बचेगा बेटा हमारे पास, हाफ के बी को अगर कॉमन ले लूं, यहां से बी गया तो क्या बच गया बी, और वहां से बी गया तो कितना 2a, तो कितना हो जाएगा हाफ के बी इंटू में बी प्लस कितना 2a। लॉजिकल है यहां तक की बात है। दोबारा देखो ध्यान से समझो, एक स्प्रिंग था, कितना खींचा ए, और कितना खींच दो बी तक और खींच दो सर, तो वो काम जो है ना वो आपने करके देना है। तो क्या फॉर्मूला है, इनिशियल एनर्जी हाफ के ए का स्क्वायर, फिर कितना हो गया ए प्लस बी। क्योंकि काम जो है ना सर वो इनिशियल से कितना आगे बढ़े हो, इनिशियल से कितना आगे गए हैं, ए प्लस बी। अब यहां से यहां तक का वर्क डन बताना है तो चेंज इन एनर्जी, सिंपल वैल्यूज को पुट करा, सोल्व करा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। उतारिए जल्दी फिर आगे बढ़ेंगे। उतार चुके। नेक्स्ट जो काम है सर वो क्या क्या रखा है, एक क्वेश्चन लिखे, विच ऑफ द स्प्रिंग
इज स्टीफर, विच ऑफ द स्प्रिंग इज स्टीफर इफ ग्राफ इज शोन, ग्राफ इज शोन। एक ग्राफ जो है ना वो बना दिया इस तरीके से, इसको नाम दे दिया ए, इस वाले को नाम क्या दे दिया बी। एक को नाम क्या दे रखा है, ए नाम दे रखा है, दूसरे को क्या नाम दे रखा है, बी। ए और बी में बताओ कौन ज्यादा स्टीफर है, ये आपका सवाल है, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। काम जो वो एक्स और एफ का ग्राफ बनाए, एक का नाम ए है, दूसरे वाले का नाम क्या है, बी है। आपने इस ग्राफ के लिए देना है, क्या बताना है कि कौन सा स्प्रिंग जो है वो स्टीफर साइड है। ये क्वेश्चन जो है ना वो आपने करना है। तो सॉल्यूशन जब आप इसका करेंगे तो सॉल्यूशन जो है सर उसमें काम क्या करेंगे कि सर स्लोप, कभी भी जो है ना 11th हो 12th हो कंपटीशन हो कुछ भी हो, ये इस तरीके का ग्राफ अगर बन के आ जाते हैं, दो लाइन अगर इस तरीके से खींच के देता है, तो काम जो है सर वो हमने क्या करना है कि स्लोप के बारे में बात करूं तो स्लोप किसके बराबर है, वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे जो क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, एफ। वो कुछ भी दे सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। कि काम जो है सर वो क्या करना है, स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस है। वाई पे क्या लिखा हुआ है, एक्स, एक्स पे क्या लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है। एफ बाई एक्स के बराबर होता है। उल्टा कर दिया तो सर ये वैल्यू किसके बराबर है, 1 बाई के बराबर, रेसिप्रोकल हो गया। एफ बाई एक्स जो है इच्छा किसके बराबर होता है, के। उल्टा कर दिया तो बेटा क्या हो जाएगा, 1 बाई के बराबर। ये काम हमें पता है। अब मुझे क्या पता होना चाहिए कि इसको जो नाम है वो मैंने क्या दे दिया, 1, मान लो इसको नाम क्या दे दिया, 2। सर जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल से एंगल बढ़ता है क्या बढ़ता चला जाता है, स्लोप। या आप एक बार 2 पे चढ़ो, एक बार 1 पे चढ़ो, जहां डिफिकल्टी ज्यादा वहां स्लोप क्या होता है, ज्यादा, ठीक है। जहां पे डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा वहां पे स्लोप क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो अगर मैं बात करूंगा तो काम जो वो क्या करना है कि स्लोप फॉर किसका स्लोप, 1 का स्लोप ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में ज्यादा है, 2 के कंपैरिजन में, ठीक है। या 1 जो है वो किसका काम कर रहा था, ए का, और 2 जो है वो किसका काम कर रहा है, बी का। कि स्लोप ए का ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, बी के। जा स्लोप वैल्यू किसकी दे रहा है, 1 बाई के की। तो 1 बाई के ए के लिए ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, 1 बाई के किसके लिए, बी के लिए। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है, ध्यान से समझनी है चीजें। स्लोप का फॉर्मूला है वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। वाई पे जो लिखा है वो एक्स है, एक्स पे जो लिखा है वो एफ। एक्स बाई एफ क्या कहलाता है, 1 डिवाइडेड बाई के कहलाता है। स्लोप जो है वो ए का स्लोप ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, बी के। स्लोप वैल्यू किसकी देता है, स्लोप वैल्यू देता है 1 बाई के ए ग्रेटर देन 1 बाई के बी। इसको ऊपर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा कि के बी ज्यादा आ जाएगा, के बी की वैल्यू ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, ए के। और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है सर वो हार्ड स्प्रिंग होता है या कैसा होता है, स्टिफ होता है। वो स्प्रिंग कैसा होता है, हार्ड होता है या कैसा होता है, स्टिफ होता है। ये काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। समझ आ गई ये चीजें, उतार लो इस काम को फिर आगे चलेंगे, करें जल्दी, शाबाश। ये कंपटीशन ओरिएंटेड वर्क है फिर अब ये जो बता रहा हूं, ठीक है। सुनो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करनी है इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। इन केस ऑफ, पहला पार्ट करते हैं सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम जो है उस सिंपल पेंडुलम के लिए हम केस जो है वो पढ़ने चले हैं। किसका केस पढ़ने चले हैं, सिंपल पेंडुलम। क्या ये आपके बोर्ड में आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। कंपटीशन ओरिएंटेड वर्क है, उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। कि काम जो हमने क्या करना है सर, एक सिंपल पेंडुलम जानते हो, घड़ी है, घड़ी का जो ये इस तरीके से जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, सिंपल पेंडुलम जो है। ये जो है ना ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल पेंडुलम जो है वो दिखा रखा है, ठीक है। इस तरीके से सिंपल पेंडुलम जो है ना वो आपको दिया हुआ है। ये जो है सर वो क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। अब इस काम को उतारेंगे नहीं, समझेंगे बस इस बात को कि काम जो सर वो हमने क्या करना है, इस वाले पोर्शन को, जो ये वाली पोजीशन है ना, इसको बोला जाता है मीन पोजीशन। क्या बोला जाता है, मीन पोजीशन जो है ना सर इसको नाम दिया जाता है। अब क्या होता है उसके बाद, ये जो सिंपल पेंडुलम है वो मीन से कहां तक जाता है, इस तरीके से जाता है, फिर वहां पे रुकता है, फिर कहां जाता है दोबारा मीन पे, फिर कहां जाता है, इस तरीके से जा रहा होता है। मतलब कि इसी पेंडुलम के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये पेंडुलम कहां तक, यहां तक जाएगा, और यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो ये पेंडुलम कहां जाएगा, इस तरीके से जा रहा होगा। इस तरीके से ये पेंडुलम जो है इन पोजीशंस के बीच में क्या कर रहा है, घूम रहा है सर। इन पोजीशंस के बीच में अगर वो घूम रहा है तो इस तरीके से काम जो है ना वो हो रहा है सर, ऐसे करके जो है ना वो लगातार जो है वो इस तरीके से क्या करने लग रहा है, मूव कर रहा है। इस वाली पोजीशन को जो नाम दिया जाता है सर क्या कहलाता है, मीन पोजीशन। और ये वाली जो है इसको कहा जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। क्या कहा जाता है,
एक्सट्रीम पोजीशन इसको नाम दिया गया है। इसको दिया गया मीन पोजीशन और इसको क्या नाम दिया गया, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ये वाली भी जो है सर ये कौन सी है, एक्सट्रीम पोजीशन हमारे पास है। ठीक है, इस तरीके से काम आपने कर लिया कि ये जो है ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से पेंडुलम है, वो ये मीन पोजीशन है, यहां से कहां जाता है, एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम से उल्टा कहां आता है, मीन, मीन से फिर कहां, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर कहां जाता है, मीन पे। इस तरीके से मूव कर रहा है सर, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से फिर एक्सट्रीम, फिर मीन, इस तरीके से वो लगातार क्या करने लग रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, ये जो लाइन है, इस वाली लाइन को, जो मीन पोजीशन वाली लाइन है, इसको मैं रेफरेंस मान लेता हूं सर। इस वाली लाइन को जो है मैंने क्या मान लिया, रेफरेंस मान लिया, या इसको डेटम हमने मान लिया कि कोई भी जो हाइट हम मेजर करेंगे वो यहां से मेजर करेंगे, इससे नीचे वाली हाइट जो है उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट जो है ना इसको मान लिया आपने। तो ये जो है मान लो इस वाला जो ये हाइट का डिफरेंस है, ये हाइट का डिफरेंस जो है सर वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो यहां पे हाइट तो कितनी है, 0। यहां पे जो हाइट है सर वो किसके बराबर है, h के बराबर। आपको क्या पता है, ये पेंडुलम ऐसे मूव करता है, मूव करता है, मूव करता है, यहां पे जाके रुकेगा, दोबारा कहां आएगा, उल्टा आएगा। क्योंकि एक बात आपको पता है कि मैं सीधा जा रहा था, मुझे ब्रेक मारने पड़ेंगे, फिर मैं रिवर्स गियर जो है वो लगाता हूं। कभी भी डायरेक्शन जो है, इसको ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे रुकेगा और फिर कहां आएगा, नीचे आएगा। वही काम क्या है, मीन से कहां जा रहा है, एक्सट्रीम की तरफ। धीरे धीरे जो वेलोसिटी है वो क्या होती जा रही है, कम। इस वाले पॉइंट पे पहुंच के वेलोसिटी कितनी होगी, 0, और फिर ये वापसी कहां आएगा, मीन पे। फिर धीरे धीरे कम होगी, फिर यहां पे जाके क्या होगी, 0, फिर उल्टा आएगा। क्योंकि जो भी रिवर्स करने वाला पॉइंट है वहां पे जाके वेलोसिटी जो है सर वो किसके बराबर हो जाती है, 0 के बराबर। क्योंकि अगर यहां वेलोसिटी होती तो कहां जाता, आगे। ये तो कहां आया है, वापिस उल्टा आया है, वापिस उल्टा आया है, तो सर यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। मेरे भाई मान जाना यार, तू ना मानता हो तो वो बता, मान जाएगा। काम जो वो क्या करना है, जो मैं कह रहा हूं कि बाद में उतार लियो, काम जो वो क्या करना है कि सर हमें क्या पता है कि ये जो ये हमारे पास क्या है, पेंडुलम है, इस पोजीशन को क्या नाम दिया गया, मीन पोजीशन। यहां से वो चला, एक्सट्रीम पे पहुंचा, रुका, उल्टा मीन की तरफ आया। क्यों रुका सर, क्योंकि वापिस आ रहा है। वापिस आने के लिए सर रेस्ट पे आना जरूरी है, और रेस्ट का मतलब क्या है कि यहां पे वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 0 के बराबर। ठीक है, अब जो पेंडुलम है, कुछ बच्चों का सवाल आता है कि काम जो सर वो हमने क्या करना है, समझे ध्यान से कि जैसे इस पैनल की ही ग्राउंड से क्या है, कुछ हाइट है। ठीक है, मैं इसी पॉइंट को रेफरेंस मान लू, इसी पॉइंट को रेफरेंस मानू, तो इस पॉइंट से इसकी हाइट कितनी, 0, और ये मान लो ये यहां तक जा रहे हैं, तो कितना मान लिया हमने, 200 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, तो इसकी हाइट जो है वो 200 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट 200 सेंटीमीटर कब है, जब इस पॉइंट को क्या माना गया है, 0, और इसके रिस्पेक्ट में ये कितना हो गया, 200 हो गया। अगर मैं ग्राउंड को मानता तो ग्राउंड से ये यहां तक का कितना है, 100, तो ऊपर तक का कितना हो जाता है, 300। फिर भी हाइट कितनी रहती, 200 ही रहती। 100 और 300, 300 माइनस क्या कर देते, 100 कर देते। समझ आ गई बात। तो इस पॉइंट को क्या मान लिया, रेफरेंस। इसको रेफरेंस मान लिया तो सर ये हाइट तो कितनी होगी, 0। ये वाली जो हाइट है सर ये किसके बराबर है, h के बराबर है। समझ आइए बात आपको। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर घड़ी जो है वो धरती पे थोड़ी रखी है। बेटा घड़ी जहां पे भी रखी है, इस मीन वाली पोजीशन की हाइट को क्या मान लो, 0। तो उससे ऊपर वाली जो है वो किसका काम कर रही है, सिर्फ h का काम कर रही है। समझ आइए बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ग्राउंड से इस लोअर एंड तक की हाइट कितनी, 100, यहां तक की कितनी, 300, तो टोटल कितना हो गया, 200। तो इसको 0 मानूंगा तो भी कितना ही रहेगा, 200 के बराबर रहेगा। समझ आइए ये बात आपको। ठीक है, अब आपको क्या पता है, आपने अप्लाई क्या करना है सर, आपने अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर अप्लाई करना है तो इस लोकेशन को फर्स्ट मान लूं, इस वाली को क्या मान लिया, सेकंड। तो अगर मैं बात करता हूं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि सर टोटल एनर्जी इनिशियल, या टोटल एनर्जी जो फर्स्ट पॉइंट पे है वही टोटल एनर्जी जो है सर वो कहां मिलेगी, सेकंड पे। ये तो प्रूव भी करा है आपने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए जितनी mgh ऊपर थी, बीच में भी कितनी थी mgh, और लास्ट में भी कितनी थी mgh। यस सर, हाँ तो हर केस में ही होगी, वो तो हमने फ्री फॉल के लिए प्रूव करा है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर जगह वैलिडेट होता है सर। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक काम है, उसका स्पेशल केस क्या पढ़ा था, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए करा था, उसको प्रूव करके दिखा दिया था आपको, बस वो चीज है। तो सिंपल पेंडुलम के लिए अगर मैं बात करता हूं तो टोटल एनर्जी फर्स्ट के लिए जो है उतनी ही टोटल एनर्जी कहां होगी, सेकंड के लिए। अब टोटल एनर्जी कॉम्बिनेशन है सर किसका, काइनेटिक और प्लस में क्या है, पोटेंशियल। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लिख दिया, काइनेटिक एट 1, पोटेंशियल एट 1। इसी तरीके से इसको लिखूंगा तो काइनेटिक एट 2 प्लस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट 2। समझ आइए ये बातें आपको कि टोटल एनर्जी इनिशियल 1 पे इज इक्वल टू टोटल एनर्जी किस पे, 2 पे।
टोटल एनर्जी को क्या लिखते हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टोटल को क्या लिखते हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये डाटा किसके लिए, 1 के लिए, वो डाटा किसके लिए, 2 के लिए। अब चेक करो कि क्या क्या चीजें हैं सर। पहले वाली लोकेशन पे हाइट 0 है, और क्योंकि हाइट 0 है तो सर पहली लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। दूसरे वाली लोकेशन पे सर वेलोसिटी 0 है, दूसरे वाली पे वेलोसिटी 0 है तो सर क्या 0 हो जाएगी, काइनेटिक 0 हो जाएगी। समझ आ गई इतनी बात सर। मैं और आप क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सर ½mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या जानते हैं सर, mgh जानते हैं। m से क्या हो जाएगा सर, m कैंसिल, तो v² की बात करूंगा तो v² किसके बराबर है, 2gh के बराबर। ओके सर, h कौन सी है सर, ये हाइट जो है ना वो हमारे पास है। और अगर मैं v के बारे में बात करता हूं तो v किसके बराबर है सर, √2gh के बराबर है। v जो है वो क्या है सर, √2gh। यहां से मुझे क्या पता चला कि वेलोसिटी जो है सर वो फंक्शन है, वेलोसिटी किसका फंक्शन है, हाइट का। जितनी ज्यादा ऊपर से आता उतनी तेज यहां पे क्या रहती, वेलोसिटी रहती। इस वेलोसिटी को नाम दे दिया v, उतनी तेज वेलोसिटी रहती। इतनी बातें समझ में आई आपको। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी यहां उतनी एनर्जी वहां पे। सर अगर मैं बात करता हूं तो रेफरेंस इसको माना है तो ये हाइट तो कितनी होगी, 0। ये वाली हाइट किसके बराबर है, h। यहां पे वेलोसिटी 0 हुई, क्यों, क्योंकि रिवर्स होके आना है। इस वाले पॉइंट को रेफरेंस डेटम मान लिया तो यहां पे हाइट कितनी है, 0। ये हाइट कहां से शुरू हो रही है, यहां पे शुरू हो रही है। या आप ऐसा नहीं मानना चाह रहे हैं, आप यहां पे मान लो ये वाली हाइट जो है वो ग्राउंड से कितनी मान ली, 8। ये कितनी हो जाएगी, मान लो 12। तो यहां पे अगर कितना लिखते, mg8 लिखते, यहां पे कितना लिखते, mg12 लिखते, तो दोबारा से 12 में से 8 को माइनस करते दोबारा क्या रह जाता, 4। वही तो 4 है यहां पे अब भी। समझ आइए बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उतार लो इस काम को, फिर आगे चलेंगे, करें जल्दी, शाबाश। उसके बारे में अगर हम काम करते हैं, ये चीजें जो है वो आपने बना ली कि वेलोसिटी इस तरीके से हाइट का फंक्शन है। क्वेश्चन लिखें, विच ऑफ द बोल्स हैव हायर वेलोसिटी, which of the balls have higher velocity on reaching the ground, which of the balls have higher velocity on reaching the ground, if they follows the path, as shown in figure, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। इस फिगर को बनाओ, इस फिगर को जो है वो दिखाया गया है। 3 बॉल हैं, एक आ जाती है 1 के रास्ते से, एक आ जाती है 2 के रास्ते से, एक आ जाती है 3 के रास्ते से। कौन सी बॉल जब ग्राउंड पे पहुंचेगी तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, ये आपका सवाल है। बताओ कौन सी की ज्यादा होगी। उतार लो बेटा, उतारो सवाल, उतारो पहले। किसकी ज्यादा होगी शिका, करो जल्दी, शाबाश, उतारो। पता किसकी ज्यादा होगी, चलो सर। काम जो हमने क्या करना है कि इनकी जो हाइट है सर, ठीक है, तुम्हें टॉपिक जो पढ़ाते हैं उसके बेसिस पे सवाल होते हैं बेटा, ये सारे के सारे। इन सभी तीनों की अगर मैं बात करता हूं तो तीनों के तीनों जो हैं उनकी जो हाइट है इस टाइम पे वो क्या है, सेम। जहां पे रखे हैं वो हाइट क्या है, सेम है। और वेलोसिटी जो है वो कहां पहुंचना जहां है वो भी, ग्राउंड जो है वो भी क्या है, सेम है। सही है। अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या पूछा गया है कि सर वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी तुमने थोड़ी देर पहले एक कर्व पाथ पे भी क्या पढ़ा है कि √, किसके बराबर है, 2gh के बराबर। ये फॉर्मूला पढ़ा है तुमने, अभी पढ़ा है ना। वेलोसिटी किसके बराबर है, √2gh। वेलोसिटी किसका फंक्शन है, सिर्फ हाइट का। हाइट तीनों की क्या है, सेम, तो तीनों की वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम। और तुम अपने आप में बादशाह हो, 1 की ज्यादा होगी, 2 की ज्यादा होगी। वेलोसिटी जो है वो फंक्शन है, अभी लिखवाई तो है यार ये बात, इसी सवाल के लिए तो लिखवाई थी कि वेलोसिटी जो है वो किसका फंक्शन है सर, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ हाइट। और वेलोसिटी हाइट जो है वो सब में क्या है, तीनों की हाइट क्या है, सेम। अब कई मेरे भाई हैं वो कहते हैं कि सर इसकी हाइट सबसे ज्यादा है। अरे हाइट ऐसे नहीं मेजर करते, हाइट जो है वो कैसे मेजर होती है, ग्राउंड से वर्टिकली मेजर होती है। ये तो इसका डिस्टेंस कवर्ड है या पाथ फॉलोड है, ठीक है। हाइट सब की क्या है, सेम, तो वेलोसिटी जो है सर सब की क्या रहेगी, सेम। आप लिख लो ऑल द 3 बॉल्स, इस बात को बाद में उतार लेंगे, पहले मेरी बात को उतारें। ऑल द 3 बॉल्स विल रीच द ग्राउंड एट सेम टाइम।
यस सर, नहीं था गन्नौर अभी तो। जब आपका होगा, जब तो क्या दिखा जाऊंगा, छुट्टी कर कहूँगा लड़कों की। अच्छा, 7 1 बजे से आ जाइयो, 7 साढ़े 7 बजे कॉल कर लियो। हाँ करें बेटा, हो गया। ये वेलोसिटी जो है वो क्या आ जाएगी, सबकी वेलोसिटी क्या है, सेम। अब आपके लिए एक सवाल है, लिखो विच वन विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। ग्राउंड पे फर्स्ट कौन आएगा? एक ही टाइम पे पहुंचेंगे, वाह। अब सब कुछ ही बराबर कर देना तू। हाँ चलो लिखो, क्या लिखा है, विच विल कम फर्स्ट ऑन द ग्राउंड, या अरेंज देम इन, लिखो ऐसे लिखो, अरेंज देम इन, क्या लिखा तुमने पहले, विच वन विल कम फर्स्ट ऑन द ग्राउंड, स्लैश करके लिख लो, ओब्लिक करके लिख लो, अरेंज देम इन, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टाइम टेकन, ascending order of time taken to reach the ground, ascending order of time taken to reach the ground। करो इसको, अरेंज करो, कैसे करोगे, कर दोगे, बताओ सर। 2 3 1, 2 3 1 कैसे करा बेटे? ना सीधा नीचे यार, तू साइंस का बालक है, नु थोड़ी है सीधे, ये तो अच्छा ठीक है। और बताओ, करें जल्दी करें, शाबाश। 10 1 मिनट और क्लास ले रहे हैं, बस बता दो, खत्म करते हैं फिर काम। बेटे वो तो हो चुका है, काम की बात पूछना चाह रहा हूं मैं तेरे से कि कैसे लिखोगे, कैसे। सर इसके लिए काम जो वो क्या करना है कि हम क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू किसके बराबर है, u प्लस AT। जानते हो आप इस बात को, ये तो पता ही है सभी को, v किसके बराबर है, u प्लस AT। u कितना है इसी का, 0, रोक रखी है ना बोल तीनों की तीनों, तो u तो कितना हो गया 0। v सबका क्या है, सेम है, तो v सेम है इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, a मल्टीप्लाई बाई टी। ओके, इतनी बात भी हम जानते हैं ज्योति की v इज इक्वल टू किसके बराबर है, u प्लस AT के बराबर है। v जो है सर वो सबका क्या है, सेम, u सबका 0 इज इक्वल टू कितना हो गया, AT। मुझे क्या बताना है, टाइम, टाइम बताना है, तो वो क्या हो जाएगा, सेम डिवाइडेड बाई a। ए जो है सर उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो जिसमें ए ज्यादा होगी वहां पे टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। आइए ये बात समझ में क्या बता रहा हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, इसको बोलिए एक बार। v किसके बराबर है, u प्लस AT के बराबर है। v तीनों केसेस में क्या है, सेम, ठीक है। u सबका कितना है 0, AT के बराबर है, t चाहिए तो a कहां गया डिवाइड में, a से a कट जाएगा, SME बच जाएगा, यहां पे कर दोगे तुम है ना भाई आराम से। ये सेम है सब कुछ जो है ना, ये कोई क्वांटिटी नहीं है। तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्सेलरेशन के, ठीक है। इस केस में जब वो नीचे की तरफ आएगा तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है, g के बराबर है। और जब वो इंक्लाइंड सरफेसिस पे आता है, इंक्लाइंड सरफेसिस पे आता है तो एक्सेलरेशन बताओ किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन बराबर होती है सर g साइन थीटा के बराबर। किसके बराबर होती है, g साइन थीटा। अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कैसा है ये, फ्रिक्शनलेस सरफेस। अगर फ्रिक्शन भी हो तो इसी का क्या होती है, g साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। ये फॉर्मूला था। एक बार जो है वो आप ऊपर जाने का केस पढ़ रहे थे, वर्क डन इन गोइंग अप, और एक केस किसका था, वर्क डन इन गोइंग डाउन। लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में एक बार बॉडी को कहां लेकर गए थे, ऊपर की तरफ, और एक बार कहां लाए थे, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ ला रहे थे, वो वाला केस है। उसमें म्यू को 0 कर दिया तो ये कितना हो गया, g साइन थीटा 2, और ये कितना है, g साइन थीटा 1। अब सबसे ज्यादा तो कौन होगा, 2 वाला, g सबसे ज्यादा, जिसके साथ साइन थीटा नहीं वो वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से कि अगर मैं बात करता हूं तो g सबसे ज्यादा है, उसके बाद वैल्यू किसकी होगी, g साइन थीटा 2 की। क्यों सर, क्योंकि जहां एंगल ज्यादा होता है वहां पे साइन थीटा भी क्या होता है, ज्यादा। एग्जांपल के तौर पे साइन 30 कम है, साइन 60 क्या है, ज्यादा, साइन 90 क्या है, और ज्यादा है, ठीक है। फिर इसके बाद वैल्यू किसकी आएगी, g साइन थीटा 1 की। समझ आइए ये बात। आप जब इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ही छोड़ दोगे तो इसकी ग्रेविटी की एक्सेलरेशन होगी। ये इंक्लाइंड सरफेस पे आ रहे हैं, इंक्लाइंड सरफेस पे एक्सेलरेशन क्या होती है, g साइन थीटा होती है। तो ये g साइन थीटा, और वो भी कितनी, g साइन थीटा। यहां पे एंगल कितना बना हुआ है, ज्यादा, तो ये साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा। वहां एंगल कम बना रखा है तो वो वैल्यू क्या है, कम रहेगी। ये वैल्यू किसकी है, ये एक्सेलरेशन है सेकंड की, ठीक है। ये जो एक्सेलरेशन है इसको 3 मान लो, ये थर्ड नाम दिया तो इसको क्या नाम दे दो, 3। तो ये A3 जो है, और ये क्या हो जाएगा, A1 है। A2,
जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी उसका टाइम क्या हो जाएगा, कम, t2, फिर क्या हो जाएगा t3, और फिर क्या हो जाएगा t1। लिखने का तरीका पता चला आपको कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आप जानते हैं कि v किसके बराबर है, u प्लस at के। u कितना है सर, 0, तो v इज इक्वल टू at। वेलोसिटी सबकी क्या है, सेम। तो अगर मैं at की बात करता हूं, टाइम चाहिए तो सर a कहां आ जाएगा, डिवाइड में। जहां एक्सेलरेशन ज्यादा होगी वहां टाइम क्या हो जाएगा, कम। इसकी एक्सेलरेशन वंश सीधा आ रहा है g, ये इंक्लाइंड पे आ रहा है तो g साइन थीटा। 2 वाला एंगल था, ये 3 वाला एंगल था तो g साइन थीटा 3 लिख लिया, यहाँ पे g साइन थीटा 1 लिख लिया। आया समझ में मैंने क्या बताया? सुगम मुझे रिपीट करनी चाहिए चीजें, मुझे ऐसा लग रहा है। आ गया समझ में? ठीक है, बता फिर क्या कर रहा है। चलो जी, अब जो करना है लास्ट बात जो है, अभी आप सवाल पूछ रहे थे कि सर आपने 1 और 2 के लिए, एक्सट्रीम्स के लिए आपने काम करा, मीन के लिए और किसके लिए काम करा, एक्सट्रीम के लिए। अब जो है ना कहीं मिडल पोजीशन के लिए बात करते हैं, उसके बारे में काम करेंगे। सुनो ध्यान से, एक पेंडुलम जो है वो मैंने ले लिया इस तरीके से, ये जो है पेंडुलम है और ये इस पोजीशन तक चला गया सर, इस पोजीशन तक ये पेंडुलम जो है वो चला गया है। इस पेंडुलम की लेंथ कितनी है, l। इस पॉइंट पे ना उसकी वेलोसिटी बताओ कि इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी किसके बराबर है। अगर इसने इसकी इस पोजीशन के साथ जो एंगल बनाया है सर वो किसके बराबर है, थीटा के बराबर। ध्यान से समझोगे, काम करवाना क्या रहा हूं, ठीक है सर। सिंपल सी बात है कि यहां से ये जो बात है, ये जो पोजीशन है ये तो कौन सी है, बिल्कुल सीधी लेंथ दिखा रखी है, बिल्कुल सीधी लेंथ दिखा रखी है, तो इसका मतलब ये पोजीशन तो कौन सी है, मेन पोजीशन। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये क्या ये एक्सट्रीम पोजीशन हो सकती है, क्या ये एक्सट्रीम पोजीशन है या नहीं, यही पूछ रहा हूं मैं तुमसे। ये एक्सट्रीम कैसे हो सकती है यार, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होती है। ये पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे तो वेलोसिटी कितनी होती है, 0। उसने वेलोसिटी पूछी है तुमसे, तो इसका मतलब ये पोजीशन कहीं बीच की है। मान लो यहां की पोजीशन के बारे में वो बात कर रहा है। अब बीच की किसी पोजीशन के बारे में अगर वो बात कर रहा है तो सर हमें क्या पता है, इसको अगर मैं रेफरेंस मान लूं, ये रेफरेंस मान लिया, तो सर ये जो हाइट है, ये जो हाइट है इसको क्या मान लेते हैं हम, x मान लो, h मान लो, कुछ भी मान लो। h तो टोटल हाइट होती है, तो इसको क्या मान लिया, x मान लिया। लॉजिकल है सर, यहां तक की बात, कोई दिक्कत है यहां तक के काम में? नहीं है जी सर। अगली जो बात है सर क्या बताना है यहाँ पे, v की वैल्यू बता दो सर, v की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये आपका काम है, ठीक है। v की वैल्यू अगर आपने बतानी है तो सर अगर हम कंसेप्ट समझना चाहें तो चीजें जो है वो आपने करनी क्या है कि सर इस पॉइंट पे जो है इस पे रहने दो, ये जो है ना मीन पोजीशन नहीं है, ये कोई भी अदर पोजीशन हमने मान ली। तो अगर ये x की हाइट पे था तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, ये सवाल बनता है आपका। इस पॉइंट पे क्या बतानी है आपने, वेलोसिटी। अदर पोजीशन कहने का मतलब क्या है कि ये कोई आपकी एक्सट्रीम पोजीशन तो नहीं है। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है, ये चीजें जो है ना वो आपने करनी है। अब कैसे कर रहे होंगे इस सवाल को, इसके बारे में काम जो है ना वो आपने करना है कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है सर वो किसके बराबर होगी। अगर ये वाला डिस्टेंस जो है वो x है, ये l है बेटा। अगर ये वाला डिस्टेंस l है तो सर ये वाला डिस्टेंस भी जो है वो किसके बराबर ही होगा, l के बराबर होगा। ये बात पता है आप सभी को, कोई दिक्कत है इतने काम में? नहीं है जी। अगली जो बात है सर वो मुझे और तुम्हें क्या पता है कि ये डिस्टेंस l है, तो सर यही वाला हिस्सा तो उठ के ऐसे बना है, तो ये l है, तो सर यहाँ पे भी कितना ही रहेगा, ये l ही रहेगा। और अगर ये l रहेगा तो अब समझे ध्यान से कि अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूं, ये l है तो एंगल के साथ वाला ये ऊपर वाला हिस्सा किसके बराबर रहेगा, l cos थीटा। एंगल के साथ वाला काम जो है वो क्या बनता है, l cos थीटा। तो इस वाली ट्राइंगल में, ट्राइंगल वाला अगर ये डिस्टेंस देखेंगे तो ट्राइंगल वाला ये डिस्टेंस जो है वो कितना बन जाएगा, l cos थीटा। टोटल कितना, l, ये कितना, l cos थीटा। तो ये x जो है वो किसके बराबर होगा, l माइनस का l cos थीटा। मैं बना देता हूं तुम्हारे लिए, जो ये ट्राइंगल बनी है ऊपर वाली, उसमें ये नाम क्या है, l, ये कितना, थीटा। तो एंगल के साथ वाले को क्या कहते हैं, cos थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, l cos थीटा बन जाएगा। टोटल जो हाइट है सर वो कितनी है, l। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा ये कितना, l cos थीटा। टोटल l है ये l cos थीटा, तो ये कितना बच जाएगा, l माइनस का l cos थीटा। समझ आइए ये बात, ये क्या बता दी मैंने, ठीक है। तो इसको x को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो x की वैल्यू क्या होगी, l कॉमन लिया तो क्या बच गया, 1 माइनस का cos थीटा। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमारे पास बन गया। आइए ये बात समझ में, कर लोगे इतने वाले पोर्शन को तो ठीक है। उतारो इतने को, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक बार उनको लिंक भेज देते हैं, ठीक है। इस टर्म में आपने लिख दिया। अब जो चीजें हैं सर वो हमारे पास क्या बनेगी कि x की जो वैल्यू है सर, x की जो वैल्यू है सर वो किसके बराबर है, l इंटू 1 माइनस का cos थीटा। ये काम हमें दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन जो है उसमें इसको क्या ही मानना पड़ेगा, एक्सट्रीम पोजीशन के बेसिस पे ही करना पड़ेगा अपने, क्योंकि फिर दो वेरिएबल जो है ना वो आ जाएंगे। एक्सट्रीम पोजीशन तो सर यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 0 के बराबर। इसको क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। इसको क्या मान लिया, सेकंड। तो टोटल एनर्जी एट फर्स्ट किसके बराबर है,
टोटल एनर्जी एट सेकेंड। सुने ध्यान से, टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इसको क्या लिख दूंगा, ये भी क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यहां पे बात करता हूं तो सर यहां काइनेटिक नहीं है और यहां पे क्या नहीं थी, पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वेयर। इसको क्या लिखेंगे, एम जी इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू निकालिए सर स्पेशल, क्या है, एल इंटू 1 माइनस का कोस थीटा। ये हाइट की स्पेशल वैल्यू है, एम से एम गया, वी स्क्वेयर चाहिए तो 2 को ऊपर भेजूंगा, क्या बन जाएगा, 2gl इंटू में कितना, 1 माइनस का कोस थीटा। और अगर v चाहिए तो इसका रूट कर देंगे और इस पे क्या लगा देंगे, अंडर रूट जो है ना वो कर देंगे। ये काम आपने करना है। अगर लेंथ ऑफ पेंडुलम पता है तो इस टर्म में आंसर जो है ना वो आपका बनेगा। सही है, ये काम जो है ना वो करना है। अब हो गया ये वाला पोर्शन। लास्ट बात जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, फिर काम खत्म करेंगे। एक और सवाल इसी में ही बन जाएगा, इसी के बेसिस पे। पूछना है कुछ, एक लास्ट बात जो बता रहा हूं सुन लो ध्यान से, पहले उसको सुन लें उसके बाद करेंगे। कि एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ कितनी है, एल। एक बार ना उसकी एक्सट्रीम पोजीशन आ रही है θ1 एंगल पे, ठीक है। तो इस टाइम पे यहां पे जो वेलोसिटी है, ये कंपटीशन में पूछा हुआ सवाल है, ये वेलोसिटी कितनी है, v। सिमिलर वही जो पेंडुलम है जिसकी लेंथ l है, उसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन आ रही है वो आ रही है θ2 पे। उसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहां आ रही है, θ2 पे। और जब एक्सट्रीम पोजीशन बदलती है तो सर क्या बदल जाती है, वेलोसिटी। v1 बाई v2 की वैल्यू बतानी है आपने, v1 बाई v2 की वैल्यू कितनी है। तो अभी आपने पढ़ा v1 बाई v2, पहली बात तो आंसर किस में होता है, रूट में। क्या आंसर पढ़ा सर हमने, अंडर रूट 2gl, 1 माइनस का क्या पढ़ा था, कोस थीटा। तो पहले वाले में एंगल कितना है, θ1। दूसरे वाले के लिखूंगा तो अंडर रूट 2gl इंटू में 1 माइनस का कोस θ2 हमारे पास हो जाए। सही है, 2 से सर 2 कट जाएगा, g से g कट जाएगा, l से l, रूट से रूट मत काटना, रूट से रूट नहीं कटेगा। तो क्या रह जाएगा, अंडर रूट क्या, 1 माइनस का कोस θ1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का कोस θ2। ये आंसर आ जाएगा। समझ आइए बात। एक का एंगल कितना था, θ1, दूसरे का कितना है, θ2। ये एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो गिवन है, तो फाइंड वेलोसिटी फॉर v1 बाई v2। ये आंसर जो है ना वो आपके पास बनेगा। ऑनलाइन वाले एक बार स्क्रीनशॉट लें, उतारो इसको, उतारो, करो जल्दी, शाबाश काम को।